तो इसकी बोर्ड में एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की। सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अगर आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो आप डायरेक्ट एम्पियर सर्किट लॉ को लगाकर क्या चीज फाइंड कर सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन इजीली फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an infinite long straight wire with the help of ampere circuit law. So first of all you have to take a straight wire or a long straight wire which is infinite and the current is flowing in this wire in upward direction. Current is flowing in upward direction. करंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगेन आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली और एक मैग्नेटिक फील्ड जो आपने सर्कल जो बना उसका रेडियस कितना ले लिया, r ले लिया। अगेन एक पी पॉइंट कंसीडर किया, एक स्मॉल लेंथ ली dl, ठीक है, और उस dl के साथ में क्या चलेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चलेगी। जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो dl के अक्रॉस चलेगा, dl के अलोंग चलेगा, dl के साथ चलेगा, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल अभी कितना होगा, 0 डिग्री। ऑलरेडी आई डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। तो b और dl के बीच में एंगल 0 हो गया। तो पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट वायर लेना है, एक उससे मैग्नेटिक फील्ड शो करनी है, एक पी पॉइंट कंसीडर करना है, इस पी पॉइंट पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है dl, इसी के अलावा आपको एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है और एक रेडियस यहां पर r लिखना है। फिर इसके बाद लिखेंगे आप अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लिखना है आपको, अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ। और यहाँ पे आपने जो एक मैग्नेटिक फील्ड आपने शो करी हुई है, इसको भी आप बोल सकते हैं कंसीडर एन एम्पियरियन लूप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस हम चूज करते थे, इसी तरह एम्पियर सर्किट लॉ में जो भी हम सरफेस चूज करेंगे, जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वहां पर एक एम्पियरियन लूप कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो एम्पियरियन लूप है वो किसकी है, किस शेप की है, सर्कल की शेप की, जिसका रेडियस कितना है, r। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है आपको, b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i, क्या होती है हमारी एम्पियर सर्किट लॉ। अगेन डॉट हटाएंगे, क्या आ जाएगा, cos थीटा, b dl cos थीटा, थीटा कितना है 0, cos 0 की वैल्यू 1, किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट i के इक्वल आ गया। b बाहर आ जाएगा अपना, क्योंकि b फाइंड करनी है हमको, किसको इंटीग्रेट करेंगे, dl को इंटीग्रेट करेंगे। जब आप dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई r मिलेगा आपको। तो b 2 पाई r किसके इक्वल, म्यू नॉट i के इक्वल। तो b किसके इक्वल, 2 पाई r किधर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट 2i अपॉन 2 पाई इनटू 4 पाई r। ये मैंने यहां पर 4 पाई बनने के लिए किया है। अब जरा याद करो, ये जो एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r या म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, ये वही एक्सप्रेशन तो आ गई, ये बताया था मैंने आपको भी। जब एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव किया था तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन क्या लिया था, एक स्ट्रेट करंट के लिए वायर के लिए म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। समझ में आ रही है, यहां पे आपको ये प्रूव हो चुका है। क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं हम इसके लिए, एक स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। तो कितना इजी हो गया ना, एम्पियर सर्किट लॉ लगाया, आपने तुरंत क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। लेकिन इसको आप अगर अलग से कोई बायो सावर्ट लॉ लगाते तो पहली बात तो ये आपके 1.5 पेज की या 2 पेज की डेरिवेशन बन जाती और लेंथी बन जाती है, थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, समझ में वो भी आता है, ऑब्वियसली बात है। पहले 4-5 साल वो भी था सिलेबस में, बट वो डेरिवेशन हट चुकी है आपके बोर्ड में से, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपना जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है सोलेनॉइड। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे आप सोलेनॉइड काफी बार आ चुका है, ठीक है। अब ये सोलेनॉइड आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड, क्या होता है सोलेनॉइड, कोई बताएगा मेरे को, क्या होता है सोलेनॉइड। तो देखो डेफिनेशन क्या ली हुई है, a solenoid consists of insulating long wire
A solenoid consists of insulating long wire closely bound in the form of helix. Its length is very large as compared to the diameter. For example, आप एक स्ट्रेट वायर ले लो और उसको क्या करो, एक स्प्रिंग के फॉर्म में इसको लपेट दो, क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, फिर इसको डालो तो एक स्प्रिंग की शेप मिल जाएगी। स्प्रिंग देखी ना आपने, जनरली स्प्रिंग देखी होगी रिफिल्स वगैरह, पेन वगैरह, ठीक है। तो जो स्प्रिंग की शेप होती है उस शेप में आपको एक कंडक्टर मिल जाएगा, उसी शेप को हमने क्या नाम दे दिया है, सोलेनॉइड। तो क्या है डेफिनेशन, अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली इन द बाउंड ऑफ फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर। ऑब्वियसली अगर उसको खोल देंगे आप तो लेंथ क्या होगी उसकी, लार्ज होगी कंपैरिजन विद डायमीटर। फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ क्या होगी, कम होगी ना, जिसको हम स्ट्रेच कर देंगे वापस से पूरा खोल देंगे तो वो लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। तो यही कह रहे हैं, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर। अब जो समझने वाली बात ये है, एक्सप्रेशन जब आप फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो उसमें मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। 10th क्लास में आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा कि जो भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सोलेनॉइड के अंदर बनती है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, पैरेलल एंड स्ट्रॉन्ग, and outside the solenoid magnetic field is weak, and if the solenoid is closely packed, अगर solenoid बहुत closely packed है, पास बहुत टर्न है, तो almost magnetic field क्या देखने को मिलती है, जीरो देखने को मिलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो आप वीक बोल सकते हैं कि बाहर जो solenoid होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है या बहुत कम होती है, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। बट इनसाइड द solenoid magnetic field is वेरी स्ट्रॉन्ग। तो होता क्या है जनरली, ये जो एक टर्न है, देखो इस साइड से एक टर्न नहीं दिख रहा है आपको, ये जो था सोलेनॉइड, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्कल। और आप सर्कल की वजह से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब सपोज करो करंट अगर किस डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है, अंदर की तरफ बन रही है। तो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर की तरफ बनती है। उसके पैरेलल में जो करंट घूम के जाएगा वापस, उसके साथ में एक और है, यहाँ पर क्या एक ही वायर नहीं है, एक ही लूप नहीं है, इसके साथ में एक और लूप है। तो ये देखो करंट ऐसे जा रहा है और इसमें घूम के करंट ऐसे जा रहा है, फिर अगेन इसमें करंट ऐसे जाएगा और फिर इसमें करंट घूम के ऐसे जाएगा। तो जब आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, दोनों करंट की डायरेक्शन या बोल सकते हैं आप नेबरिंग लूप की जो डायरेक्शन है उस करंट की, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एक बार आपको अंदर की तरफ मिलेगी और एक बार आपको बाहर की तरफ मिलेगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बाहर, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये बात कर रहे हैं सोलेनॉइड के बाहर की। तो सोलेनॉइड के बाहर क्या देखने को मिला, एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, सपोज करते हैं अभी, तो उसके जो नेबरिंग लूप होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फिर एक नेबरिंग लूप बाहर, फिर एक नेबरिंग लूप अंदर। तो इस वजह से जो आउटसाइड द सोलेनॉइड जो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड या तो ऑलमोस्ट जीरो होती है या बहुत वीक होती है। अगर क्लोजली पैक्ड है तो जीरो ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, बहुत पास है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो होगी। लेकिन जब हम अंदर देखते हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो आपको बताया था मैंने, अगर एक सर्कल है, एक करंट कैरिंग लूप है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या चलती है, स्ट्रेट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या चलती है। तो जब हमने सारे लूप की वजह से सेंटर या फिर बोल सकते हैं सोलेनॉइड के एक्सिस के अलावा आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, तो कैसे मिली आपको, यूनिफॉर्म मिली। क्या मिली, यूनिफॉर्म, स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रेट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड आपका सोलेनॉइड होगा उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी आपकी सोलेनॉइड के अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी।
जितना क्लोजली पैक्ड नहीं होगा, थोड़ा दूर दूर अगर ये होंगे ऐसे, तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं बनेगी और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर जीरो नहीं होती है। ये समझ लेना अच्छी होती है। तो यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर शो हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, सॉलिनॉइड का। डॉट आपको मालूम है, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, और ये डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अभी बताया मैंने आपको, जहां जहां क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर की तरफ घूम के आ रही है। यहां बाहर से ऐसे जा रही है, देखो अंदर की तरफ ऐसे निकल के बाहर जा रही है, और यहाँ डॉट में क्या हो रहा है, बाहर से निकल के फिर अंदर की तरफ घूम के जा रही है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिली, इसकी वजह से भी इसकी वजह से कैसे मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी और एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। क्रॉस मतलब क्या बताया मैंने आपको भी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है, अंदर से होके बाहर जा रही है, ठीक है, ऐसे अंदर से होके बाहर जा रही है। क्रॉस मतलब क्या होता है, बाहर से फिर अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी कैसे मिलेंगी, सबकी डायरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो करी हुई, ठीक है। यहां पे मैंने क्या, एक रेक्टेंगुलर एम्फीरियन लूप लिया है। क्या लिया है, रेक्टेंगुलर एम्फीरियन लूप, समझ में आ रही है, PQRS। और मैंने कितने टर्न्स मान लिए इस लेंथ में, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में मतलब जो भी पूरा सॉलिनॉइड का जो भी मैंने लेंथ एज्यूम करी, इस टोटल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए। सो n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू सॉलिनॉइड। कितना करंट फ्लो कर रहा है सॉलिनॉइड में, सॉलिनॉइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है सॉलिनॉइड में, L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n है। तो यहां लिखा हुआ मैंने, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्फीरियन लूप PQRS, PQRS। एक मैंने लूप कंसीडर कर लिया, उसके लिए क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा। तो एम्फीरियन रेक्टेंगुलर लगाया, इससे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, लेंथ कितना जाएगा, n into L हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए करना पड़ेगा, आपके पास यूनिट लेंथ है, जो भी आपके पास यूनिट लेंथ है उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, n into L। इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L। तो स्मॉल n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, n by L। ध्यान रखना पड़ेगा, स्मॉल n और कैपिटल N में डिफरेंस समझना। ये जो कैपिटल N है ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, दिस कैपिटल N इज पूरे नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n क्या है, कितनी लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है स्मॉल n। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये स्मॉल n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर n की वैल्यू निकालना चाहे ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L। किसी को डाउट हो तो जब हम लाइव सेशन लेंगे उसमें और डिस्कस कर लेंगे। अब देखो मेरे को इंटीग्रेट करना है इसको PQRS के लॉ। एक क्लोज पाथ लिया हमने, एक एम्फीरियन रेक्टेंगुलर लूप लिया PQRS। तो मैं देखो B डॉट dl, ये लिखा हुआ PQRS। या एक काम करते हैं, तो रफ करके थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं इसको शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं कि सर एक स्टेप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एम्पीयर सर्किट का लॉ निकालनी है। तो एम्पीयर सर्किट का लॉ क्या होता है, B डॉट dl। अब यहाँ पे लूप कहां से आता है, PQRS, ठीक है। तो मैंने लिखा PQRS। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, B डॉट dl PQRS को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो रेक्टेंगल यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये लेंथ है, ये सेम डायरेक्शन में, देखो लेंथ की डायरेक्शन देखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो सेम है। तो हम क्या करेंगे, P से Q, Q से R, R से S, S से P, इस पूरे को 4 बार इंटीग्रेट करेंगे। मैंने बोला B डॉट dl, P से पहले क्या करो, B डॉट dl निकाल लो P से Q के लिए, फिर प्लस B डॉट dl निकालो किसके लिए, Q से R के लिए, फिर B डॉट dl निकाल लो किसके लिए, R से S के लिए, और फिर B डॉट dl निकाल लो किसके लिए, S से P
पी के लिए, तो पी से स्टार्ट किया था और पी पे ही खत्म हो गया, मतलब लूप कंप्लीट हो गया आपका। समझ में आ गई बात? पहले पी से क्यू, क्यू से आर से एस, एस से पी, लूप कंप्लीट। अब हम इंडिविजुअल इसकी बात करें, बी डॉट डीएल बी से क्यू, बताओ क्या वैल्यू होगी? पहली बात तो डॉट हटाएंगे, क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। थीटा बताओ कितना है? लेंथ की डायरेक्शन देखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में और जो आपने रेक्टेंगुलर लूप किया पी से क्यू, इसकी डायरेक्शन भी वही है, तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब क्या बचा? बी डीएल, बी को रखा बाहर, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल लेंथ या यूनिट लेंथ। कितनी टोटल लेंथ इसकी? एल, तो डीएल को पहले छोटी हमने लेंथ बात करी, टोटल इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा? लेंथ टोटल कितनी रेक्टेंगल की? एल है। अब मेरे को बताओ पी से क्यू के बाद क्यू से आर, क्यू से आर की डॉट डीएल क्या होगा? देखो एंगल देगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे और उसकी लेंथ ऐसे है यहां पर, तो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ? cos 90 क्या होता है? 0। तो b डॉट dl की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब देखो b डॉट dl बताओ मेरे को, तुम b डॉट dl बताओ मेरे को r से s के लिए। पहले p से q के लिए निकाल लिया, फिर मैंने q से r के लिए बता दिया, अब q से r के बाद r से s के लिए। तो r से s के लिए आप बोल सकते हैं सीधा सीधा आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये वाली देखो, ये वाला जो लेंथ है सोलेनॉइड के बाहर है, और अभी बताया था मैंने आपको आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्योंकि नेबरिंग लूप की वजह से एक जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी नेबरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अपोज करती है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलती है? पूरे सोलेनॉइड की वजह से 0 देखने को मिलती है। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब लास्ट क्या बचा अपने पास? P से सॉरी S से P। जब आप S से P निकाला आपने B डॉट dl, तो अगेन देखो कितना एंगल बन रहा है S से P के लिए? 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 0। इतनी बात समझ में नहीं आपको? तो जब आपने सिर्फ टोटल मैग्नेटिक फील्ड P Q R S के लिए निकाला, तो इसके लिए बताओ कितना आएगा? BL प्लस इसके लिए कितना आया था? 0, इसके लिए कितना आया था? 0, और लास्ट वाले के लिए कितना आया? 0। तो हम बोल सकते हैं B डॉट dl PQRS की वैल्यू कितनी आ रही है? BL। और एम्फेयर रेक्टेंगल कहता है जो भी B डॉट dl है वो किसके इक्वल है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n है, कहीं बता रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं और I करंट फ्लो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? I करंट से। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? किससे मल्टीप्लाई कर दिया? I से। तो आपके पास BL की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? म्यू नॉट एन एल आई, एल से कट गया, B की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट एन आई। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और याद रखनी है आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि एंड्स पर, सोलेनॉइड के एंड्स पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ कर देना। तो B इक्वल्स टू कितना जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाय 2। अगर कैपिटल N के टर्म में फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एन आई अपॉन एन। स्मॉल n की वैल्यू किसकी इक्वल है? n अपॉन l। म्यू नॉट एन आई अपॉन n। ये फॉर्मूला किसके टर्म में? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के। ये फॉर्मूला किसके टर्म में? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या बराबर है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या लिखा? स्मॉल n। बट अगर कैपिटल N की बात करें तो कैपिटल N की वैल्यू किसके इक्वल होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल होंगे? n into l।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये स्मॉल n क्या है, कैपिटल, कैपिटल n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड उस लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n तो n वो बता देगा हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न। समझ में आई बात? तो ये था सोलेनॉइड, इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है, इसका एक डायग्राम पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी एंड इसमें सोलेनॉइड कितना होता है ये पूछा जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। समझ में आई बात? कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब इसका एक टॉपिक का बच रहा है टॉरेट, तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी टॉरेट भी कंप्लीट करेंगे आज ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।